हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम पाइथन को कैसे डाउनलोड करेंगे एंड कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप ब्राउज़र ओपन कर लो। ब्राउज़र पे यहाँ पर आप लिखो डाउनलोड पाइथन एंड एंटर कर दो। ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो पाइथन की, इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करो। जब आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देख रहे हो पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स लिखे आ रहे हैं। फिर और स्क्रॉल करो, फिर लिखा आ रहा है लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज, मतलब कि आपको कोई किसी स्पेसिफिक पाइथन वर्जन के बारे में आप देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको पाइथन के वर्जन दिखेंगे। इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी पुराने पुराने पाइथन के वर्जन दिखते रहेंगे। तो हमेशा ना बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि सबसे लेटेस्ट वाली पाइथन ना इंस्टॉल करो, उससे एक या दो पुराना वर्जन ही इंस्टॉल करो। तो अभी के लिए लेट्स से मेरे को इंस्टॉल करना है पाइथन 3.14.2। तो इसके सामने ये जो डाउनलोड का बटन है ना, इस पे क्लिक कर दो। तो देखो पाइथन 3.14.2 का पेज ओपन हो गया। स्क्रॉल करो। जब आप इसको स्क्रॉल करते रहोगे, यहाँ पर आ जाओ। इस वाले सेक्शन के नीचे वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ दिया हुआ है। तो मेरे पास विंडोज़ मशीन है तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करूँगी। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना चाहती हूँ। तो ये 64 बिट वाला जो इंस्टॉलर है ना, ये रिकमेंडेड है। ये वाला जो है, मैं इस पे क्लिक करूँगी विंडोज़ के ऊपर पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए। तो इस पे क्लिक कर दो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखना डाउनलोड्स के अंदर ना ये डाउनलोड हो जाएगा ऐसे। तो आप अब इसको ओपन करना चाहते हो, इस यहाँ पे क्लिक कर दो, डाउनलोड्स फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसका इंस्टॉलर मिल रहा है, इस पे क्लिक करो। जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे आपको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर ना, यहाँ पे ये टिक करना है आपको, इसको याद रखना, add python.exe to path, इसको चेक करना है, ये ऐसे टिक होना चाहिए। एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी पाइथन की। देखो सेटअप वॉज सक्सेसफुल। दैट्स इट गाइज, आपको सिर्फ इतना स्टेप परफॉर्म करना होता है। अब पाइथन इंस्टॉल हो गई है, पर अब हमें वेरीफाई करना है कि पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है या नहीं। तो उसके लिए ना आप यहाँ पे आके cmd लिखोगे एंड एंटर कर दोगे तो आपको इस तरह की कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगी। यहाँ पर ना आपको लिखना है पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन एंड एंटर कर दो। अगर तो आपको पाइथन का वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। हमने यही वाले वर्जन की पाइथन इंस्टॉल करी है ना, देखो वो वाला पाइथन वर्जन दिख गया। गाइज, इस स्टेप के बाद जब आप पाइथन का वर्जन देखोगे, अगर यहाँ पे पाइथन का वर्जन आ रहा है दैट मीन्स पाइथन इंस्टॉल्ड है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मतलब आपकी पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप, हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया। अब हमने पाइथन में कुछ ना कुछ कोड भी लिखना है ना, उसको रन करना है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कोड एडिटर चाहिए होगा। एडिटर क्या होता है? जिसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं। तो बहुत सारे कोडिंग एडिटर्स होते हैं, जैसे कि वीएस कोड है। पर मैं आज के ट्यूटोरियल के लिए ना वीएस कोड पे काम करना नहीं बता रही हूँ। आज हम सिंपल तरीके से काम करते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में या फिर 2-3 वीडियोस के बाद जब आप थोड़ा पाइथन के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वीएस कोड एडिटर हम कैसे यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए। क्योंकि वो इंडस्ट्री लेवल का कोड एडिटर है, तो फाइनली हम काम उसी पे करेंगे। बट आज ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती हूँ प्रोसेस को, तो इसलिए हम कोई सिंपल सा कोड एडिटर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो आप ना यहाँ पे लिखो पिप इंस्टॉल जुपिटर एंड एंटर। देखो जुपिटर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ये एक नोटबुक होगी, जैसे गूगल कोलैब होता है ना जिसके ऊपर आप कोडिंग करते हो, ये वैसी सी नोटबुक होती है। तो पहले हम इसके ऊपर कोड करना सीखेंगे, बाद में हम वीएस कोड पे जाएंगे। तो सिंपल मैंने क्या रन किया, पिप इंस्टॉल जुपिटर, एंड ये पैकेज इंस्टॉल होने लग गया। एक बार जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो देखो ये इंस्टॉल हो गया पैकेज। अब हमने जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है जिसके ऊपर हम काम कर सके। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे जुपिटर स्पेस नोटबुक एंड एंटर कर दो।
देखो सिर्फ मैंने क्या लिखा, जुपिटर स्पेस नोटबुक, तो अपने आप एक ब्राउजर ओपन होगा, ये वाला देखना। इस ब्राउजर के ऊपर ऐसे कुछ फाइल्स दिख रही है, यहाँ पर न्यू लिखा आ रहा है, इसको आप ऐसे कर लो, न्यू लिखा आ रहा है ना टॉप पे, न्यू पे क्लिक कर दो। हमने पाइथन में काम करना है, तो ये जो पाइथन 3 लिखा आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई। यहाँ पर अब हम काम करेंगे, जो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ ना, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। बट कोडिंग स्टार्ट करने से पहले, हम कभी भी कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, हर फाइल को आपको एक नाम देना चाहिए और उसको सेव करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब आपको उसका कोड देखना हो तो आपको वो मिल सके। तो यहाँ अनटाइटल्ड लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दो। जब आपने क्लिक किया ना, इस तरह का आपको एक प्रॉम्प्ट सी दिखेगी। यहाँ पर ना आप इसको नाम दे सकते हो। तो सपोज मैंने नाम दिया डेमो 1। बस आपको ये वाला नाम देना है, इस चीज को डिलीट नहीं करना है। ये क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन है। हम काम कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक में, है ना, पाइथन का काम हम जुपिटर नोटबुक पे लिखेंगे ना, तो ये उसकी फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आपको इसको रिमूव नहीं करना है। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो फाइल को। मैंने दे दिया डेमो 1। रीनेम पे क्लिक कर दो। जब मैंने रीनेम पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लिखा आ गया ना डेमो 1, तो हमारी फाइल का नाम हो गया डेमो 1। यहाँ पर मैं जो भी कोड लिखूंगी वो सेव होता रहेगा इस फाइल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पाइथन में कोई चीज को प्रिंट कराना होता है तो कैसे कराते हैं। तो आप सिंपल लिखो प्रिंट, फिर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ये वाली ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं। एंड फिर मैं डबल कोट्स ले रही हूँ ऐसे। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। अब इतना लिखा। ये जो प्रिंट है ना, इस प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी चीज स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। जब आपने ये लिख दिया, इस सेल को रन करना है, तो आप शिफ्ट एंटर प्रेस कर दो। शिफ्ट और एंटर प्रेस करने से क्या होगा, आपको उसकी आउटपुट दिख जाएगी और नेक्स्ट वाला जो सेल है वो खुद से क्रिएट होके आ जाएगा, जिसमें आप नेक्स्ट कोड करोगे। क्या प्रेस किया मैंने, शिफ्ट एंटर। अब अगर सपोज करो आपको शिफ्ट एंटर नहीं प्रेस करना, तो आप रन पे क्लिक कर दोगे, रन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, यहाँ से भी रन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको अभी तक क्या बताया, एक फंक्शन बताया हेलो, की हेलो को कैसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट फंक्शन यूज करके आप स्क्रीन पे कोई भी चीज को प्रिंट करवा सकते हो। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स ना कंटेनर्स की तरह होते हैं, जिनके अंदर डेटा स्टोर करके रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a=5। अब मैं यहाँ पर ना, ये जो है यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। इस बार मैं शिफ्ट एंटर नहीं कर रही, यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। तो देखो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ मैंने a=5 लिख दिया। अब a क्या है यहाँ पर, a एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो रखी है, और वो वैल्यू क्या है, 5। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स, जिनके अंदर हम कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं। एंड वो डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक नंबर है ये। अब अगर मैं नंबर की जगह कुछ और लिखना चाहूँ, सपोज मैंने एक और वेरिएबल ले लिया b, इसके अंदर ना मैं ये लिख देती हूँ, दिस इज द फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब मैंने ये क्या लिखा, टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट को हम और क्या बोलते हैं, टेक्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं कमेंट में ऐसे लिख देती हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी डेटा जो टेक्स्ट के फॉर्म में है, डबल कोट्स के अंदर है। स्ट्रिंग ना हमेशा डबल कोट्स के अंदर होता है, ठीक है। अब ए वेरिएबल के अंदर मैंने 5 स्टोर करवा रखा है, तो इसका यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, नंबर है, ये इंटीजर है। इसका डेटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, नंबर्स। अब बी में मैंने, बी वेरिएबल के अंदर मैंने ये वाला टेक्स्ट स्टोर करा रखा है। इसकी डेटा टाइप क्या हुई, स्ट्रिंग। कभी भी कोई चीज डबल कोट्स में होती है तो वो स्ट्रिंग होती है। अब मैं एक और वेरिएबल बना लेती हूँ सी। अब सी के अंदर मैंने जैसे लिख दिया 0.01। अब यहाँ पर ये जो डेटा है ये कौन से टाइप का हो गया, ये हो गया फ्लोट, यानी कि डेसिमल्स में हो गया। तो आप देख रहे हो तीनों वेरिएबल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह का डेटा रखा हुआ है। अब मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ डी। इसमें मैं डेटा लिख देती हूँ ट्रू। ट्रू मीन्स कि आपने बुलियन डेटा सुना होगा, ट्रू फॉल्स 0 1, है ना, येस नो। तो यहाँ पे मैंने ये जो डेटा रख दिया ये है बुलियन, ओके। तो
आप वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह का डेटा रख सकते हो। अब ये 4 मैंने वेरिएबल्स बना लिए। अब आप इसको रन करना चाहते हो, यहाँ से रन करो। बट जब हमने रन किया कुछ भी आउटपुट नहीं आई, क्योंकि हमने अभी कोई काम ही नहीं करवाया। तो सपोज करो आप चाहते हो जो वेरिएबल ए है, बी है या सी है या डी है, इसको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना। तो वो कैसे दिखाओगे स्क्रीन पे आउटपुट? मैंने क्या बताया था, आप प्रिंट फंक्शन यूज करके स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट दिखा सकते हो। तो आप लिखो यहाँ पे प्रिंट, आपको ए वेरिएबल दिखाना है, प्रिंट ए, शिफ्ट एंटर। ए वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी, 5, तो हमें आउटपुट में 5 मिल गया। अब सपोज करो आप चाहते हो कि मुझे सारे के सारे वेरिएबल्स एक बार में ही आउटपुट में दिखाने हैं। तो आप लिखोगे प्रिंट, फिर सारे वेरिएबल्स लिख दो ए, फिर कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, एंड पैरेंथेसिस को क्लोज कर दो एंड शिफ्ट एंटर प्रेस कर दो। देखो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू थी 5, सेकंड वेरिएबल में ये पड़ा हुआ था, देख रहे हो, बी वेरिएबल में ये पड़ा हुआ था, सी वेरिएबल में ये वैल्यू थी, डी वेरिएबल में ये वैल्यू थी। तो हमने सारी चीजें इकट्ठी प्रिंट कर दी। तो ये तो होते हैं वेरिएबल्स। अब गाइस एक और चीज देखो, ये मैंने आपको बताया कि ए के अंदर 5 है, 5 जो है उसकी डेटा टाइप इंटीजर है ना, पर हमने कहीं पे भी कोडिंग में ऐसे लिखा नहीं। तो सपोज मैं ये चीज हटा देती हूँ अभी के लिए, ये भी हटा दो, ये भी, सारी चीजें हटा दो अभी के लिए। सेव करके इसको एंटर कर दो, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। अब देखो हमने जब ये वेरिएबल्स बनाए, हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर एक डेटा डाल दिया। ए वेरिएबल के अंदर मैंने ये डेटा डाला है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है। बट मैंने इनकी डेटा टाइप नहीं बताई यहाँ पे, मतलब मैं पाइथन को बता नहीं रही कि जो मैंने ए वेरिएबल बनाया है उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो इंटीजर है, जो मैंने बी वेरिएबल बनाया है उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो स्ट्रिंग है। मैं नहीं बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि पाइथन को अपने आप पता चल जाएगी इनकी टाइप्स। बट लेट्स से आपको फिर भी चेक करना है, आपको लगता है कि यार मेरे को चेक करना है कि ए वेरिएबल की टाइप कौन सी है या सी वेरिएबल की डेटा टाइप कौन सी है, तो आप ना ये फंक्शन लिख सकते हो। आप लिखोगे टाइप, पैरेंथेसिस स्टार्ट करो, वेरिएबल का नाम लिखो जिसकी डेटा टाइप देखनी है एंड फिर एंटर कर दो। तो देखो सी वेरिएबल की डेटा टाइप कौन सी है, फ्लोट, वो लिखी आ गई। सेम इसी तरह से आपको अगर चेक करनी है किसी और वेरिएबल की टाइप, तो मैं लिखती हूँ टाइप ए वेरिएबल की, फिर शिफ्ट एंटर प्रेस करो, देखो लिखा आ गया ना इंटीजर। तो इस तरह से अगर आपको कभी आप श्योर नहीं हो, आपको पता नहीं है कि किसी वेरिएबल के अंदर कौन से डेटा टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, तो आप टाइप यूज करके पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख देना, आपको उस वेरिएबल की डेटा टाइप पता चल जाएगी। आगे समझाने से पहले हम एक बार इसको सेव करते हैं, इस फाइल को क्लोज करते हैं, सारा कुछ क्लोज कर दो, एक बार सब क्लोज कर दो। आप देखो कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने काम स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आप कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल जेड किया, हम बाहर आ गए। तो अब गाइज हमने सारा कुछ बंद कर दिया। अब हम चाहते हैं जो हमने कोड अभी लिखा है वो कोड वाली फाइल हम देखें। तो हम उस फाइल को देखेंगे। हम कहाँ पे हैं अभी? सी के अंदर, यूजर फोल्डर के अंदर, आरोही फोल्डर में मैं काम कर रही हूँ। तो दिस पीसी पे जाओ, सी यूजर्स, आरोही फोल्डर में आ जाओ। यहाँ पर देखो आपको वो फाइल दिख रही है जो हमने बनाई है, देख रहे हो, demo1.ipynb, ये वाली जो फाइल है, ये फाइल थी ना हमारी, ये यहाँ पे सेव हो रखी है सी ड्राइव के अंदर। अब सपोज करो आप ना सी ड्राइव में काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं ना डी ड्राइव के अंदर या ई ड्राइव के अंदर एक सेपरेट फोल्डर बनाऊं और जब भी मुझे काम करना है ना मैं उसी फोल्डर में काम करूं। तो सपोज आप डी ड्राइव में काम करना चाहते हो, यहाँ पर ना हम एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम दे देते हैं पाइथन फॉर डेटा साइंस। ठीक है, आज के बाद हम जो भी काम करेंगे यहाँ पे करेंगे इस फोल्डर के अंदर। तो अब आपको करना क्या है, ये वाले कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दो, शुरू से cmd ओपन करो। पहले हम इस ड्राइव में आएंगे जहां पे हमने फोल्डर बनाया है जिसमें काम करना है। तो कौन सी ड्राइव है? डी ड्राइव, डी कॉलन ऐसे लिखो एंड एंटर कर दो। आप देखो डी ड्राइव में एंटर हो गए। अब डी ड्राइव के अंदर कौन से फोल्डर में हमने काम करना है? पाइथन फॉर डेटा साइंस।
तो आप यहाँ पे लिखो cd python फॉर डेटा साइंस, एंटर कर दो। अब आप उस फोल्डर में एंटर हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया था, जुपिटर नोटबुक एक बार इंस्टॉल हो गई है। अब जब भी आपको उसको यूज करना है ना, आप सिर्फ क्या लिखोगे, जुपिटर स्पेस नोटबुक एंड एंटर। अब जो आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हुई ना, देख रहे हो यहाँ पे ये फोल्डर खाली आ रहा है, क्योंकि जो हमारा डेटा साइंस वाला फोल्डर हमने बनाया है, पाइथन फॉर डेटा साइंस वाला फोल्डर, वो अभी एम्प्टी है, तो इसलिए यहाँ पे खाली आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ जो मेरी पाइथन फाइल मैंने पहले की बनाई हुई है वो मैं इस फोल्डर में ही रख लूँ। ठीक है, तो आप अपलोड पे क्लिक करो। नई फाइल क्रिएट करनी होती तो मैं न्यू पे क्लिक करती, सपोज न्यू, फिर पाइथन 3, फाइल खुल जाती। इसको यहाँ पे अनटाइटल्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आके इसको नाम दे देना। सपोज मैंने नाम दिया डेमो 2 नाम दिया। मैंने आपको बोला था ये आपको हटाना नहीं है, रीनेम पे क्लिक कर दो, आपकी ये नई फाइल खुल गई। यहाँ पे आप पुरानी वाली टैब पे दोबारा आ जाओ। अब आपको इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो आपकी डेमो 2 डॉट जो IPYNB फाइल है यहाँ पे है। अब मैं चाहती हूँ जो हमारी डेमो 1 फाइल थी, जो अभी हम काम कर रहे थे जिस पे, वो भी मैं यहाँ पे फोल्डर में ले आऊँ। तो आप अपलोड पे क्लिक करोगे। अपलोड में जाके आरोही, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, वो फाइल कहाँ पड़ी थी, दिस पीसी सी के अंदर यूजर्स में आरोही, यहां पर थी वो फाइल। तो ये रही, है ना, इसको सेलेक्ट करो, ओपन पे क्लिक कर दो। देखो वो demo1.ipynb फाइल भी यहाँ पे आ गई। अब आप इस फाइल को यहाँ पे ओपन करके काम कर सकते हो। जो काम आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ है वो वहीं पे है, आप उसके आगे उस पे काम कर सकते हो, फाइल में, सेम फाइल में। अगर आपको उस फाइल में नहीं काम करना तो आपने जो ये नई फाइल बनाई है इसमें भी काम कर सकते हो, है ना। और सपोज गाइज आप यहाँ पर हो, आपको यहां से न्यू फाइल क्रिएट करनी है काम करने के लिए, तो क्या करोगे, आप फाइल पे जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे, फाइल, न्यू, नोटबुक, एंड नई फाइल खुल जाएगी। इसको यहां से रीनेम कर लेना और यहां पे काम स्टार्ट कर लेना। ओके, तो मैं काम कर रही हूं अभी डेमो 1 में, जहां पे मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में एंड डेटा टाइप्स के बारे में बताया है। अब हमने वेरिएबल बनाने तो देख लिए, पर ना जब आप वेरिएबल बनाते हो ना, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आप फॉलो करोगे। रूल्स मतलब जैसे वेरिएबल नेम कभी भी कोई आप लोगे तो वो वेरिएबल नेम ना कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब अगर मैंने सपोज एक वेरिएबल बना दिया 1a इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल नेम है ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नहीं तो एरर आएगा। हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट एंटर करो और आप देखना आपको एरर मिलेगा, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। अब अगर ये 1 आप यहां से हटा दोगे तो फिर शिफ्ट एंटर करो तो देखो वेरिएबल बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर मैं 1 लगा रही हूं अभी के लिए और शिफ्ट एंटर कर रही हूं, ताकि आपको रूल याद रहे कि यहाँ पे क्या है, कभी भी जो वेरिएबल है, वेरिएबल नेवर स्टार्ट्स विथ नंबर। ठीक है, जब भी आप वेरिएबल का नाम बनाओगे कभी भी नंबर ऐसे नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको नंबर लिखना है वेरिएबल में तो पहले आप लेटर लिखोगे, फिर नंबर लिख दो, फिर उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर दो, अब एरर नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट रूल क्या है कि कभी भी आप वेरिएबल बनाते हो ना, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बना दिया फर्स्ट वेरी, फर्स्ट वेरी नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डेटा सेट रख दिया, सपोज रेस्ट लिख दिया। अब मैं एंटर करती हूँ, शिफ्ट एंटर प्रेस करो, आपको ना एरर मिलेगा। क्या एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। मतलब जो वेरिएबल नेम होगा ना उसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, ये रॉन्ग होता है। यहां पे लिख दो नो स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल नेम। ओके, तो ये गलत है। हाँ, आपको कुछ ऐसा वेरिएबल बनाना है, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हो ना, स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर यूज कर लो। अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर आप वेरिएबल्स में यूज कर सकते हो। अभी आप शिफ्ट एंटर प्रेस करो, देखो कोई भी एरर नहीं आया, क्योंकि
इस तरह से आप वेरिएबल बना सकते हो, बट वेरिएबल नेम के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। नेक्स्ट रूल क्या है कि आप ना कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। मतलब सपोज करो आपने सोचा मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें @ सिंबल यूज कर लूं, तो वो एरर आएगा। तो हम देख लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया @टेस्ट इक्वल्स टू, इसके अंदर 0.8 वैल्यू रख दी। तो अब आप शिफ्ट एंटर करो, आपको ना एरर आएगा, क्योंकि आप कभी भी वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। आप सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, वो है अंडरस्कोर, जो कि मैंने यहां यूज करना सिखाया है। ठीक है, यहां पर आपको एरर क्यों मिला? क्योंकि आप नो स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ओके, तो इसलिए ओके यहां नहीं, यहां पर लिखेंगे ये हम। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या है? सपोज करो आपके पास एक वेरिएबल है एज, जिसके अंदर एज लिखी है 15। दूसरा वेरिएबल है एज, जिसके अंदर एज लिखी है 17। अब देखो लिखा तो सेम है AGE, यहाँ पे भी AGE, बट यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने स्मॉल ए लिया हुआ है। तो ये दोनों सेपरेट वेरिएबल्स माने जाएंगे। पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मतलब है कि जो चीज आपने स्मॉल लेटर्स में लिखी है वो स्मॉल में ही वो समझेगा, जो कैपिटल में लिखी है उसको वो कैपिटल ही समझेगा। ये दोनों चीजें पाइथन के लिए अलग हैं, क्योंकि एक में आपने कैपिटल ए लिया हुआ है, एक में आपने स्मॉल ए लिया हुआ है। मतलब पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो गाइज ये रूल्स हैं, जब भी आप वेरिएबल्स बनाओगे ना, ये रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। अब गाइज नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हम यूजर से इनपुट कैसे लें। मतलब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम कोडिंग लिख रहे हैं, यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, जितने भी वेरिएबल बनाए हम खुद से उनको वैल्यू दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी हमने इस वेरिएबल की वैल्यू खुद से दी, यहाँ पे भी वेरिएबल को वैल्यू खुद से दी। तो जितने भी हमने वेरिएबल्स बनाए हमने खुद से सबको वैल्यूज दी। पर अब हम चाहते हैं हम ना वैल्यू दें, यूजर से वैल्यू ली जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम इक्वल्स टू, यहां पर मैं लिख रही हूं इनपुट, फिर मैंने लगा दी पैरेंथेसिस, मतलब वो सी वाली जो ब्रैकेट होती है, इसके अंदर मैं लिख रही हूं एंटर योर नेम, एंड ये कर दिया मैंने। अब आप इसको रन कर लो, आप चाहे तो यहां से रन कर लो, चाहे शिफ्ट एंटर प्रेस कर दो। तो मैं यहां से रन कर देती हूँ। ओह देखो गलती क्या करी, मैं भी आपको समझा रही थी कि स्ट्रिंग हमेशा आप डबल कोट्स में लिखोगे। एंटर योर नेम हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, ये स्ट्रिंग है, टेक्स्ट डेटा टाइप है, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आप एंटर कर दो। अब देखो क्या हुआ, जब मैंने ये इनपुट यूज करी और ये जो चीज थी एंटर योर नेम, ये यहां पर लिखी आ गई और एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर अब नाम लिख सकता है। देखो मैंने इस वेरिएबल में कोई वैल्यू खुद से नहीं भरी, मैं चाहती हूँ यूजर वैल्यू भरे, उसके लिए मैंने ये इनपुट फंक्शन यूज किया। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आरोही एंड मैं एंटर कर देती हूँ। तो अब क्या हुआ, नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू चले गई, स्टोर हो गई, वो है आरोही। तो ये होता है इनपुट। इनपुट का सिर्फ इतना मतलब होता है जब आपको वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं वो यूजर से लेनी होती हैं। तो आज हमने क्या सीखा, मैंने आपको बताया पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। फिर हमने अगर स्क्रीन पे कोई आउटपुट शो करवानी है तो कैसे करवाते हैं, प्रिंट से करवाते हैं। फिर मैंने आपको बताया वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो, एंड पाइथन को खुद पता चल जाती है उसका डेटा टाइप, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर मैंने आपको बताया अगर आपको खुद से देखना है कि उसकी टाइप क्या है, तो आप टाइप लिख के वेरिएबल का नाम लिख दो तो आपको टाइप मिल जाएगी उसकी। फिर हमने देखा कि वेरिएबल्स को जब हम बनाते हैं तो क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, वेरिएबल का नेम जब हम चूज करते हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो मैंने आपको बताया वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा,
नंबर आप बाद में यूज़ कर सकते हो, शुरू में कभी नंबर नहीं लगा सकते। फिर मैंने आपको बताया वेरिएबल्स के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, अगर आपका वेरिएबल नेम बड़ा है या 2 वर्ड्स हैं, आपको उनको सेपरेट करना है, तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर लो। फिर मैंने आपको बताया कि कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आप यूज़ कर सकते वेरिएबल में, क्योंकि पाइथन एरर देगा। आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि पाइथन केस सेंसिटिव होती है, मतलब कैपिटल ए एंड स्मॉल ए अलग-अलग चीज़ मानी जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इनपुट यूज़ करते हैं। तो गाइज़ आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।